अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 47 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन जितने होमवर्क में थे सारे ट्राई किए, हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, शाबाश। मैंने एक्रूवल्स तकरीबन ख़त्म कर ही दिए हैं, इनकम्स एंड पे पढ़ाई हैं। जाहिर है उसके सवालों को कल थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन इनकम्स जो है ना, इनकम्स, इनके एक्रूवल्स जो हैं, इनकी सही प्रैक्टिस एनपीओ के टॉपिक में जाकर आनी है, जहां सब्सक्रिप्शन इनकम हर सवाल में एडजस्टमेंट होगी, मुश्किल से मुश्किल भी होगी। ठीक है, उसके अलावा थोड़ी बहुत इनकम की प्रैक्टिस शायद कैश लो में आ जाए, लेकिन एक्सपेंस के जो एक्रूवल्स हैं ये तो अभी साथ साथ चल ही रहे होंगे। ठीक है, बहरहाल इंपॉर्टेंस बहुत थी इस टॉपिक की, हर टॉपिक के लिहाज से, इसलिए इसके ऊपर हमारे तकरीबन 2 दिन लगी गए। 2 दिन कह सकते हैं, 1.5 दिन ही है कुछ। तो कल I36 की बात कर रहे थे, I16 की बात कर रहे थे। ठीक है, बहरहाल आज मैंने फुल फ्लैज इसको ख़त्म कर दिया है। कल 20-25 मिनट इस पे लगाकर, बेसिकली ये बुनियाद भी है बोरिंग कॉस्ट की, इंटरेस्ट, लोन, इसकी बातें सारी जो यहाँ पे आज करनी है। बोरिंग कॉस्ट के टॉपिक के अंदर ये चीज़ चली रही होती है, तो एक तरह से ये बोरिंग कॉस्ट की बुनियाद डली है, और कल बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक हम शुरू कर देंगे। कल थर्सडे है, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन में बेसिक तो काम हो ही जाएगा। सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को टेस्ट है ना। इंशाल्लाह पीपीई का नोट हम बनाएंगे और उसमें बोरिंग कॉस्ट भी मिक्स होगा। ठीक है, तो फिर जो अगला टेस्ट होगा उसमें पीपीई का नोट होगा। आज वाले में पीपीई का नोट मैंने नहीं डाला। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा अब चलो कोई एक आधा टेस्ट रेस्ट भी मिल जाए। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब इंटरेस्ट वाली एडजस्टमेंट्स पे बाद में आते हैं। पहले ज़रा रेंट वाली क्वेश्चन 7 से अगले करते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं चाहूँगा कि हम ज़रा ये वाली बात रिवाइज कर लें जो हमने कल बात की थी। मैंने कहा था कि एक्सपेंस जो है वो हमने रिकॉर्ड करना है जब हमने गुड्स रिसीव कर लेनी है या सर्विसेज को यूज अप कर लेना है। ठीक है, रेंडर तो हम नहीं करते ना, हम इसे यूज अप कर रहे हैं। इनकम के केस में रेंडर करेंगे क्लास के एंड पे जाके। ठीक है ना, फिलहाल सर्विसेज यूज अप करनी है, किसी ने रेंडर करनी है, हमने सर्विसेज यूज करनी है, तो फिर उसको हमने पेमेंट करनी है उन सर्विसेज के अगेंस्ट, इसलिए एक्सपेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो 22 में हम खड़े हैं। ठीक है, और 22 के अंदर हमने सर्विसेज यूज अप कर ली, लेकिन अभी उनके पैसे नहीं दिए, तो पैसे हमारे जिम्मे आ गए। तो क्या कहा था हमने, ये क्लोजिंग पेएबल होता है। क्लोजिंग पेएबल क्या होता है कि सर्विसेज यूज की 22 में, यूज अप की, कंज्यूम की 22 में, और पे जाकर 23 में। 22 में तो नहीं की ना, जब मर्जी करेंगे। ठीक है, तो 23 में पेमेंट करेंगे। साथ अल्फाज में मैंने ये देसी डेफिनेशन लिखवाई थी। क्लोजिंग डेट पर 22 में क्लोजिंग पेएबल नजर आएगा। और अगर पिछले साल सर्विसेज यूज अप की थी और पिछले साल के अंडर से नहीं दिए, तो इस साल के पहले ही दिन वो ओपनिंग पेएबल पड़ा होगा। ठीक है, फिर अगर हमने 22 के साल में सर्विसेज ली ही नहीं और पैसे पहले ही एडवांस में दे दिए, तो हम कह रहे थे कि ये हमारा एसेट क्लोजिंग में प्रीपेड। और अगर 22 के साल में, 21 के साल में पैसे दे दिए थे और उस वक्त सर्विसेज नहीं ली थी, तो 22 का साल शुरू होते ही स्टार्ट में सबसे पहले ओपनिंग प्रीपेड पड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशंस, कुछ देसी डेफिनेशंस लिखी थी। क्लोजिंग पेएबल क्या होता है, सर्विसेज आर यूज्ड इन 22, कैश विल बी पेड इन 23, तो क्लोजिंग पेएबल। फिर अगर पिछले साल 21 में सर्विसेज यूज अप की थी लेकिन कैश पे नहीं किया था, तो ओपनिंग पेएबल। 22 में खड़े होकर कैश पे कर दिया लेकिन सर्विसेज 23 में रिसीव करनी है, तो क्लोजिंग डेट पर ये प्रीपेड। और अगर 21 में सर्विसेज यूज नहीं की थी लेकिन कैश पे कर दिया था, जो कैश पे हो चुका था, सर्विसेज ने 22 में यूज होना था, तो फिर ओपनिंग डेट पर प्रीपेड। लेजर बनाया था हमने। पेएबल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का ओपनिंग इस तरफ, क्लोजिंग डेबिट साइड पे आता है। प्रीपेड, प्रीपेमेंट एसेट होता है, एसेट का ओपनिंग आपको पता है किस तरफ आता है और क्लोजिंग किस तरफ आता है। फिर कैश पेड है, कैश पेड होता है एक्सपेंस के केस में, तो कैश किस तरफ आता है। ये ऐसे मत सोचा करें, रट्टा नहीं लगाना, बल्कि सोच लिया करें बचपन वाली एंट्री। एक्सपेंस की पेमेंट की एंट्री होती थी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, तो कैश जो है वो डेबिट साइड पे आ गया और बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा, सवालों की तरफ जाने से पहले ये सारी बात हम हर सवाल के ऊपर ये चारों स्टेप्स जो है वो हम फॉलो करते जाएंगे। ये चारों स्टेप्स हम हर सवाल पे फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कल एक बात कही थी कि इस अकाउंट में 4 चीज़ें होती हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, एक्सपेंस और पेड। कभी ओपनिंग क्लोजिंग एक्सपेंस देगा, हम पेड नहीं कर रहे होंगे। सारे टॉपिक, सारे सिलेबस के अंदर ये डिफरेंट टाइम्स पे आना है ना, तो मुख्तलिफ तरीकों से इसकी ट्रीटमेंट चल रही होगी, स्टेप्स वही 4 होंगे। तो कभी
कैश दे देगा, हम एक्सपेंस निकाल रहे होंगे, कभी ओपनिंग क्लोजिंग एक्सपेंस दे देगा, कैश निकाल रहे होंगे, कभी ओपनिंग कैश और एक्सपेंस दे देगा, हम क्लोजिंग निकाल लेंगे, कभी ओपनिंग कैश क्लोजिंग दे देगा, हम कुछ भी 4 में से 3 चीजें अवेलेबल कर लिया करेंगे हम, या वो देगा या हम कर लिया करेंगे अवेलेबल, और चौथी बैलेंसिंग निकाल लिया करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब वैसे तो आपको पता है कि एक्सपेंस अलग चीज है, पेड अलग चीज है, प्री पेमेंट अलग चीज है, लेकिन मैंने आपको कहा था हम वन अकाउंट अप्रोच पे चलते हैं। इसी अकाउंट के अंदर आपको प्री पेमेंट भी मिल रही है, एक्रूअल प्री पेमेंट भी मिल रही है, इसी अकाउंट में आपको पेड की फिगर भी मिल रही है, एक्सपेंस की फिगर भी मिल रही है। ठीक है? तो इसके ऊपर मिसाल के तौर पे मेरा ये सवाल है, सवाल नंबर 7 था ना, मेरा ये सवाल है जिसमें मैंने एक्सपेंस का लेजर बनाना है। तो टेक्निकली स्पीकिंग तो ये रेंट एक्सपेंस ना हुआ, इसमें तो रेंट पेड भी आ रहा है, इसमें रेंट एक्सपेंस भी आ रहा है, इसमें क्लोजिंग पेबल या प्रीपेड भी आ रहा है। तो फिर आप बहस कर सकते हैं कि सर ये तो रेंट एक्सपेंस नहीं है, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इसको यहाँ इसको रेंट एक्सपेंस लिख लेने में हर्ज भी नहीं है। ठीक है? हम लिखा करेंगे इसलिए ताकि हमें लग सके आसानी के लिए कि हम रेंट एक्सपेंस की बात कर रहे हैं या इनकम की, और फिर एक्सपेंस लिखने से हमें यह पता लग जाएगा कि कैश किस तरफ आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर ऑपोजिट साइड पे चली जाया करेगी। तो हम लिख लिया करेंगे, लिखने में कोई हर्ज नहीं है, तो लिखा करेंगे। ओके, सही हो गया? अच्छा, शुरू करें जी। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल। हो, अहम बात, ये तो हमने रिवाइज ही नहीं की। कहां गए ट्रायल्स? ये रहे ट्रायल्स जी। मैंने आपको कहा था 2 तरह के ट्रायल्स होते हैं। कहानी यहां से सामने रखें, इसके बैक एंड पे जो चल रहा है उसको छोड़ें, यहां तक। ये 2 तरह के ट्रायल्स होते हैं जी। एक ट्रायल, ये वैसे 2 तरह के ट्रायल आपकी जिंदगी में नहीं आते, आपकी जिंदगी में यही ट्रायल आया करेगा क्योंकि आईकैप को एडजस्टमेंट करवानी होती है। बहरहाल पिक्चर तो पूरी बताकर ही उसूल बनाएंगे ना। ठीक है? मैंने आपको कहा था ये पहले टाइप वाला अकाउंटेंट जो है, इसको एक्रूवल प्री पेमेंट्स की समझ कोई नहीं थी। इसने 11 महीने पे हुए तो एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया, 14 रुपए पे हुए रेंट के लिए तो एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया, 11 और 14 ट्रायल में ले आया। तो फिर बड़े अकाउंटेंट ने आकर देखा, ओहो 11 का तो पेड है, एक पेबल रह गया, ओहो 14 का पेड है, 2 महीने का तो प्री पेड है। याद आ रहा है? कल एग्जाम्पल में मैंने 1 महीने का एक्सपेंस 1 रुपया अज्यूम किया था आसानी के लिए समझाने के लिए। ठीक है? तो फिर ये जब अकाउंटेंट आया, बड़े वाला अकाउंटेंट, तो इसने आगे एडजस्टमेंट खुद की और एक्रूवल प्रीपेमेंट्स की नॉलेज को यूज करते हुए, जाग जाओ, है ना? कहां है तुम्हारी? लगाओ ना जी। ज्यादा नजर आता हूं मैं? अच्छा जी, वैसे स्मार्ट से तुम्हारी एनक से ज्यादा। अच्छा ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, नहीं, प्लीज। ठीक है, उसने क्या किया? नया अकाउंटेंट जो आया, बड़ा अकाउंटेंट, उसने फिर आके एक्रूवल प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट की अपने नॉलेज को यूज करते हुए, और एक्सपेंस की फिगर भी निकल आई, प्री पेड या एक्रूवल भी निकल आया। ठीक है? दूसरी किस्म का अकाउंटेंट वो था जो पढ़ा लिखा था। उसने 11 रुपए का एक्सपेंस पे हुआ था बिजली का, और उसने आखिरी महीने में जाके सेठ साहब से पूछा, सेठ साहब, मियां साहब, ओनर से जाके पूछा, ठीक है, ये 1 रुपए का ये जो दिसंबर का बिल है ये हमने अभी नहीं पे किया। तो उन्होंने कहा जी अभी वो बिल आया नहीं है ना। ठीक है? वो पता है आपको दिसंबर का बिल जनवरी में आएगा, तो जनवरी में पे करेंगे। उसने कहा चलो ठीक है, इसका मतलब क्लोजिंग डेट पे क्या है? पेएबल। तो 11 की पेमेंट उसने रिकॉर्ड की हुई थी, क्लोजिंग पेएबल की एंट्री भी किया उसने, और एक्सपेंस 12 बन गया, यानी 1 रुपए का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हुआ। ये बड़ी मजे की बात है, वैसे आपस की बात है। ये देखो साइड पे जरा, ये देखो, आप कहते हो जी एक एक्सपेंस मिसाल के तौर पे है, ठीक है, आप कहते हो जी एक एक्सपेंस है 1 रुपए का, वो हमने पे नहीं किया तो रिकॉर्ड भी नहीं किया। मैं कहता हूं क्लोजिंग पेएबल बना लो। जब क्लोजिंग पेएबल बनाते और कोई चीज ना हो तो ये बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस की तरह आ जाती है। यानी कि आप इस लेजर में जब क्लोजिंग डेट पे पेएबल लिखते हैं तो वो एक्सपेंस ही रिकॉर्ड कर देती है। ये अप्रोच हमारी, ठीक है ना? तो इसलिए परेशान नहीं होना। बहरहाल फिर दोबारा ये बात कर लेंगे, ये बड़ी जादुई अप्रोच है, इससे आपके बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं। चलिए बहरहाल वापस आते हैं, कहां थे हम? मैं यहां था, ठीक है। इस अकाउंटेंट ने, सेठ साहब ने कहा 14 रुपए का चेक बना के लाओ रेंट का। कहने लगा अच्छा कितने महीनों का है ये? जाके उसने पूछ लिया। मैंने कहा जी ये ना 14 महीनों का है, आपको तो बताया था 1 रुपया 1 महीने का रेंट है। इसने कहा अच्छा इसका मतलब है कि ये 14 जो पे किए हैं इसमें से 2 क्या है? हमारा एसेट है, क्लोजिंग प्रीपेड है, तो बैलेंसिंग एक्सपेंस निकाला। ठीक है, अब इस अकाउंटेंट का जो ट्रायल बना उसमें
इलेक्ट्रिसिटी और रेंट नजर आ रहा था और एक्रूअल के एडजस्टमेंट अदर इंफॉर्मेशन में थी। इस अकाउंटेंट का जो ट्रायल बना उसमें एक्रूअल प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट हो चुकी है, क्लोजिंग पेएबल क्लोजिंग प्रीपेड भी नजर आ रहा है, ठीक है, और एडजस्टमेंट में कोई अदर इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसा ट्रायल जिसमें क्लोजिंग प्रीपेड या क्लोजिंग एक्रूअल्स आ रहे हों, क्लोजिंग पेएबल या क्लोजिंग प्रीपेड आ रहे हों, ऐसे ट्रायल में नजर आने वाली फिगर एक्सपेंस की होती है हमेशा, ठीक है। और जिस ट्रायल के अंदर क्लोजिंग प्रीपेड या पेएबल नजर नहीं आ रहे और अदर इंफॉर्मेशन ने कोई एडजस्टमेंट बताई हुई है, तो पक्की बात है भाई वो पेड की फिगर, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। अब मसला पता है क्या है, मसला ये कि आपके सामने अगर ये दोनों ट्रायल हों तो आपको मुसीबत किस में पड़े। ये देखो, ये वाले ट्रायल को जब पकड़ोगे तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले आपको ये एक्रूअल वाले नॉलेज को यूज करके सारा काम करना पड़ेगा। ट्रायल से पेड की फिगर उठाएंगे, अदर इंफॉर्मेशन बताएगी ये पेएबल है ये प्रीपेड है, बैलेंसिंग एक्सपेंस निकालोगे, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बैलेंस शीट में पेएबल या प्रीपेड चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने ये वाला लेजर आए तो देखो बारों बार पीर वदाई में कहता हूं, बच्चे कहते हैं नहीं सर कहाँ करे, लाहौर में है नैरो नैर ठोकर, ठीक है। आप कहीं पे नहीं रुके, आपने कोई काम नहीं किया, आपने ट्रायल से रेडी स्टेडी एप्पल गो फिगर्स उठाई और सारा कुछ आपका यहां सामने आ रहा है। तो फिर आप खुद बताओ कि कौन सा वाला ट्रायल आपको आया करेगा सवाल में, जाहिर है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी बात सुनने के बाद मैं सेफ हूं कि मैं ये बात आपको कह लूं कि आप लिख लें, ट्रायल में तो हमेशा पेड की फिगर आती है, ट्रायल में तो हमेशा पेड की फिगर आती है, क्योंकि बाद में लिखवाता हूं, पहले सुन तो लो, ठीक है। क्योंकि आपको अब पता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो कब होगा, जब ट्रायल में ही क्लोजिंग प्रीपेड और पेएबल पड़े होंगे। तो ये पूरी बात अब आपके सामने नहीं हुआ करेगी। 99% केसेस में आपको यही ट्रायल मिलता है, एडजस्टमेंट ही तभी कर सकते हैं। अगर ये ट्रायल मिल जाए तो फिर आपने क्या करना, बात समझ गए हो, ठीक है। तो इसलिए बात मैंने पूरी कर दी। जरूरी नहीं है कि ये को मतलब 100% ऐसा नहीं होता कि ट्रायल में पेड के अलावा को फिगर आ ही नहीं सकती। पेड भी आ सकता है, कभी कभी एक्सपेंस भी आ सकता है, लेकिन उस सूरत में जब यहां क्लोजिंग प्रीपेड या पेएबल पड़े हो, यानी उसकी एडजस्टमेंट हो गई हो, ठीक है ना। तो बहरहाल ये पूरी कहानी बता दी, लेकिन आप सेफ हूं ये कहने में कि पर्चे में तो बहरहाल जो ट्रायल आपको मिलता है उसके अंदर पेड की फिगर नॉर्मली होती है, ठीक है ना। तो पूरी कहानी सुनने के बाद आपने एक डिसीजन ले लिया, और वो डिसीजन क्या है, वो डिसीजन ये है कि ट्रायल में तो पेड की फिगर आती है। पूरी कहानी देखनी है तो ये देख ले होंगे हम, ठीक है ना। ये पूरी कहानी है कि ट्रायल में तो पेड की फिगर आती है, ट्रायल में तो हमेशा पेड की, हमेशा मैं बोल रहा हूं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके वो नॉलेज दे दिया है कि ऐसा जरूरी भी नहीं है। लेकिन वो कब होगा कि ट्रायल में पेड की फिगर नहीं होगी, कब होगा कि ट्रायल में पेड की फिगर नहीं होगी, एक्सपेंस होगा। कब ट्रायल में एक्सपेंस होगा, जब क्लोजिंग प्रीपेड और पेएबल भी ट्रायल में हो। इसमें तो नहीं नजर आ रहे, तो इसलिए सेफ है हम ये कहने में कि ट्रायल में पेड की फिगर पड़ी हुई है, ठीक है, सही है ना। तो चलो ये सारी कहानी छोड़ो, तस्वीर तो ले ली थी ना कल, ये सारी कहानी छोड़ो, अब आप सिर्फ ये लिख लो ट्रायल में तो पेड की फिगर नजर आती है। ट्रायल में तो नहीं ली उसने, तुम ले लो यार, ये लो तस्वीर, यार परेशान क्यों होते हो, ये लो, ट्रायल में तो पेड की फिगर नजर आती है, ठीक है। चलो अब अपने सवाल शुरू करते हैं, मेरे बैठने का वक्त आ गया है लाहौर से गिरदो नवा में। कोई नहीं, थोड़े दिन ही है बस, फाइनल अकाउंट के सवाल चल रहे होंगे, वहां से सवाल शुरू होगा यहाँ तक, फाइनल अकाउंट नहीं सॉरी आपका तो नहीं हो तो फेयर टू है, हाँ एनपीओ के सवाल चल रहे होंगे, कैश फ्लो के सवाल चल रहे होंगे, ये सारे सवाल ऐसे ही होंगे फिर, ठीक है। तो आज तो एक्रूअल्स हैं, रिवीजन है जी। कहाँ हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये नाराज लग रहा है मुझे, वजह टेस्ट दिखा दें, टेस्ट ही देखना है आपने, क्लास के बाद जाके टेस्ट देखना नहीं है आपने, इसका मजा ज्यादा है, मजे लेने आते हो तुम क्लास में।
जी क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मैंने लेजर्स पहले से ओपन किए हुए हैं, यानी सारे सवाल मैंने कराने हैं। बस पहले चाह रहा हूँ जरा एक्सपेंस की तरफ से चलें और फिर लोन और इंटरेस्ट को जरा अलग से डिस्कस करें, क्योंकि वो तो बेसिकली हमारी बोरिंग कॉस्ट की ही होगी डिस्कशन। जी अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल। पेज नंबर कौन सा है जी 7 का? 451। 451 ठीक है जी। फॉलोइंग आर द, सवाल नजर आ रहा है? एंड तक बच्चों को नजर आ रहा है सवाल? एंड तक, एंड वाले बच्चे ये सवाल यहां पे सामने नजर आ रहे हैं? चलो, वैसे बुक में भी है। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल। 31 नंबर 8 ईयर एंड है। रेंट नजर आ रहा है 90। एक्सपेंस है या पेड? हम पेड ही कहेंगे इसको, ट्रायल में तो पेड की ही फिगर होती है। ठीक है, चलो अपने स्टेप्स को फॉलो करना है। 4 स्टेप्स थे। स्टेप 1, वी विल राइट ओपनिंग। तो ओपनिंग में प्रीपेड पड़ा है कोई? अच्छा, मैं ओपनिंग प्रीपेड चलो पहले सवाल में लिख लेता हूं, फिर मैं बीडी लिख दिया करूंगा बस ना। आपको पता है प्रीपेड एसेट होता है और एसेट का ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे ऊपर नजर आता है, ठीक है ना? तो बीडी लिख लिया करेंगे। चलो पहली दफा मैं लिख देता हूं। ओपनिंग में प्रीपेड है, कोई नहीं, सवाल ने बताया तो खुद से नहीं अज्यूम करना। ओपनिंग में कोई पेएबल है, सवाल ने नहीं बताया तो खुद से बेलने बाजू नहीं दे लेना, ठीक है? अच्छा, अब स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग, हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश। अब कैश वो उससे भी आगे निकल गया। अब हम कैश कहां से मिल जाएगा हमें? ट्रायल में पेड की ही फिगर, कैश पेड की फिगर ही पड़ी होती है, ठीक है? तो फिर ट्रायल में जो फिगर पड़ी है कितनी है? 90 रुपए, उसकी एंट्री कैश वाली कर देंगे। लेकिन डबल एंट्री हो गई, यहां तक पहुंचा है, पर लिखना तो है ना लेजर में, ठीक है? तो कैश किस तरफ आता है ये याद ना रहे तो भाई रट्टा नहीं लगाना, देख लेना है बचपन में एक्सपेंस के अंदर कैश की एंट्री किस तरह से होती थी। एक्सपेंस का लेजर डेबिट, कैश क्रेडिट, तो इसलिए कैश की फिगर इस तरफ आया करेगी। ठीक हो गया? अच्छा, कितना कैश जी? अच्छा, ये कैश डबल एंट्री नहीं हुई, ये हमें मिला ट्रायल से है, ठीक है ना? ओके, तो डबल एंट्री तो होके यहां तक पहुंचा था ना। वो देखो, मैं अभी ट्रायल मैंने ओपन किया तो 11 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डबल एंट्री करता था, ट्रायल में 11 पड़ा होता था, ठीक है? वही 11 उठा के आगे लेजर में लिखते थे कैश वाली साइड पे, तो डबल एंट्री हो चुकी होती है वैसे, ठीक है ना? लेकिन अपने लेजर में उसको लिखते तो है ना, एक दफा तो लिखना ही है ताकि हम एक्सपेंस प्रीपेड पेबल वगैरह निकाल सकें, ठीक है? तो ये फिगर हमें कहां से मिली है? ट्रायल से। ओके, अच्छा, अब ओपनिंग लिख लिया, कैश रिकॉर्ड कर लिया। स्टेप 3 वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। उन्होंने कहा यार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपको, मैं बता रहा हूं सवाल ने का, मैं बता रहा हूं क्या? रेंट एक्रूड यानी पेएबल एट 31 दिसंबर इज 12। तो उसने कहा कैलकुलेट मत करो, मैं बताता हूं। पेएबल है रेंट, प्रीपेड नहीं है, पेएबल है रेंट। कल हमने 2 सवाल किए थे ना, मैंने आपको जो कल सवाल करवाए थे, तो दूसरे और तीसरे के अंदर, एक में दूसरे में गालिबन पेएबल बना था और तीसरे में प्रीपेड बन गया था। बड़े जबरदस्त सवाल थे, आमने सामने दोनों चीजें दिखा रहे थे। वो सवाल भी सेम ही था, सिर्फ थोड़ी सी डेट बदली थी, एडवांस वगैरह, और 1 महीना आगे किया था, ठीक है? बहरहाल यहां पे क्या कह रहा है जी वो? क्लोजिंग डेट पे रेंट क्या है? पेएबल। तो पेएबल क्लोजिंग इस तरफ आता है, इधर तो एसेट का क्लोजिंग आता है, और एसेट प्रीपेड होता है, तो क्लोजिंग प्रीपेड कुछ नहीं है। हाँ, सवाल ने हमें यह बता दिया कि क्लोजिंग में पेएबल है। तो मैं अब अगले सवालों में ना CDBD लिखूंगा बस यहां पे। कितना जी? 12 रुपए। तो स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर विल बी एक्सपेंस, ठीक है जी? ये एक्सपेंस हमने निकालना है बैलेंसिंग, ठीक है? ये कहां जाएगा वैसे? प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना? 102। अब ये ग्रीन कलर का हाइलाइटर हम यूज करेंगे वो फिगर के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है एज एन एक्सपेंस, और ये ब्राउन सा बैलेंस शीट का आइटम बताएगा। ये 12 रुपए कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी। डन? ऐसे ही हुआ था, सोल्यूशन था ना सवाल में, इसलिए सारे सवाल हो गए होंगे, है ना? सारे सवाल हो गए, हाथ खड़ा करें। अच्छा, सोल्यूशन देख के करने। जी 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 जी, सारी बातें मैं मान रहा हूं आपकी, सारी बातें मानता हूं। अच्छा सुने, अगला सवाल करें। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल। ट्रायल में आ रहे हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस, लिखता रहे एक्सपेंस, ट्रायल में तो पेड की फिगर होती है अगर ट्रायल में पेबल प्रीपेड ना हो। हाँ, एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि ट्रायल में इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखा हुआ है और अदर इंफॉर्मेशन भी खामोश है, तो ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है। जो एक्सपेंस है वही
पेड है। ये तब कहेंगे हम कि ट्रायल में एक्सपेंस लिख दे वो और एक्रूवल की कोई एडजस्टमेंट नीचे ना हो तो हम कहेंगे जो एक्सपेंस है फिर वही पेड है, कोई क्लोजिंग में प्रीपेड पेबल नहीं है। ऐसी आइडियल सिचुएशन जरा कम ही आपको देखने को मिलेगी। ये हुरा वाला सवाल करना है ना अभी जाके, उसमें सिर्फ एक एक्सपेंस ऐसा निकलेगा तो जितना एक्सपेंस होगा उतना पेड होगा, करना है वो सारा सवाल भी करना है, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं जी अपनी तरतीब। सबसे पहले स्टेप 1 ओपनिंग लिखेंगे। सवाल ने को बताया ओपनिंग, तो ना तो ओपनिंग में कोई प्रीपेड है, होता तो इस तरफ आता एसेट साइड पे, ना ही कोई पेएबल अगर होता तो लायबिलिटी साइड पे आता, बीडी लिख दिया मैंने, ठीक है। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश। हाँ बोलो भाई, कैश किस तरफ आना है, ऊपर नकल नहीं करनी। एक्सपेंस का लेजर बना रहे हैं तो डेबिट साइड पे कैश आएगा, क्रेडिट साइड पे एक्सपेंस आएगा। ये बात भूल जाओ पर्चे के अंदर, क्योंकि अभी इनकम भी करनी है तो ये बेसिक पे ही वापस जाना। एक्सपेंस के लेजर में कैश की पेमेंट की एंट्री कर लेना, आप सही लिख लोगे। कैश इस तरफ आना है, एक्सपेंस दूसरी तरफ आना है, ठीक है। तो एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कितना जी। अच्छा देखो, अगर अदर इंफॉर्मेशन में नहीं कुछ लिखा और हुआ तो मैं इसी को बैलेंस, क्लोजिंग जीरो हो जाएगा तो यही 84 बैलेंसिंग एक्सपेंस बन जाएगा। मसला क्या है, इसको लेजर में ले तो आओ, ठीक है। तो ट्रायल में पेड की फिगर कह दी मैंने, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन कहती है इंश्योरेंस प्रीपेड। ओह, उसने कहा जी खुद ही निकाल, आपको तंग नहीं करना, खुद ही निकाल के बताएंगे आपको कितना ही क्लोजिंग में प्रीपेड। तो क्लोजिंग प्रीपेड इस तरफ आएगा, इधर तो लायबिलिटी आती है, क्लोजिंग पेबल होता तो, क्लोजिंग प्रीपेड है तो वो एसेट है। क्लोजिंग डेट पर कितना 6। तो स्टेप 4 एक्सपेंस की फिगर हम निकालेंगे बैलेंसिंग, ठीक है। और ये एक्सपेंस की फिगर कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। किन्नी ग्रीन हाइलाइटर आया और उसने बताया प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस 78। ब्राउन हाइलाइटर आया, उसने आकर कहा ये क्लोजिंग प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से करंट एसेट्स में जाएगा, ठीक है। हर चीज को इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में पहुंचाते रहना है हमने। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल। 31 नंबर 8 का ट्रायल है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है। और फटाफट बताओ, अदर इंफॉर्मेशन में नजर डाल लिया करो। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, अच्छा क्लोजिंग की बात ही कर रहा है। तो ओपनिंग में कोई प्रीपेड इंश्योरेंस है नहीं है, कोई पेएबल नहीं है। स्टेप 1 परफॉर्म। स्टेप 2 ट्रायल में पेड की फिगर मिलती है तो कैश, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश इस तरफ आना है, ओके। कितना 110। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूं ना, 87 कहां से देखा, 110 है भाई, ठीक है। अच्छा स्टेप 2 हो गया जी। स्टेप 3 इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड्स। अब ये बड़ी खूबसूरती होती है इस तरह के सवालों की कि ट्रायल में आपको लफ्ज नजर आ रहा है इंश्योरेंस एक्सपेंस और नीचे वो कह रहा है इसमें शामिल है, तो मतलब एग्जैक्टली होता रहा है इस 110 के बारे में एडजस्टमेंट है, ठीक है। 110 में शामिल है 90, ये 90 110 में शामिल है एनुअल पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कवरिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2008 टू 1 अप्रैल 2009, ठीक है। ये बड़ा सीधा सीधा लिखा हुआ है, एक्रूवल के सवालों में इतना सीधा नहीं लिखा होता। एक्रूवल के सवालों में बात ऐसे लिखी होती है 3 मंथ्स, मिसाल के तौर पे 2 30 जून, या यूं लिखा हो 3 मंथ्स एंडिंग 30 जून, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो 3 महीने जो 30 जून तक हैं, मैं मिसाल देता हूं 30 जून 12, तो क्या मतलब इस लिखे का मतलब क्या होगा, यूं लिखा हो 3 मंथ्स टू 30 जून 12 या 3 मंथ्स एंडिंग 30 जून 12। इसका मतलब क्या होगा, ये वो 3 महीने हैं जो 30 जून पे खत्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब अप्रैल मई जून। सवाल में लिखा हुआ है 9 मंथ्स, ज्यादा हो जाएंगे चलो लिख लेंगे बाद में, 6 मंथ्स एंडिंग या 30 सितंबर 15, ऐसे ही लिखा हुआ है एक सवाल में। इसका मतलब क्या है, वो 6 महीने जो 30 सितंबर 15 तक हैं, मतलब वो 6 महीने 30 सितंबर 15 पे खत्म होने हैं, तो फिर वो शुरू कब होंगे, मार्च में। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब मार्च अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो ये
एक्रूअल के टॉपिक में ना इस तरह से लिखा हुआ मिलता है आपको कभी कभी, उससे परेशान नहीं होना, ठीक है ना। 12 मंथ्स एंडिंग या 12 मंथ्स टू फलान डेट, तो उसका मतलब होता है कि इस दिन पर जो खत्म हो रहे हैं 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सवाल में ऐसा लिखा हो सकता है, ओके। लेकिन उसने इस सवाल के अंदर, तो क्योंकि ये तरतीब से सवाल चले ना, मुश्किल आसान से मुश्किल की तरफ बढ़े हैं, तो देखें अभी आसानी से मुश्किल की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिलहाल तो उन्होंने ये बताया इस 110 में, इस 110 में, भाई पता नहीं क्या कर रहा है ये, इस 110 में क्या पड़ा है, 90 पड़ा है। क्या पड़ा है भाई, आमिर को बुला लें जी। इस 110 में 90 पड़ा है। अच्छा, ये जो 90 है ये इसके बारे में क्या कह रहा है, ये 90 किस अरसे की पेमेंट है, कहता है ये एनुअल पेमेंट है। क्या है, एनुअल पेमेंट है। एनुअल पेमेंट वो, एनुअल किसने, 12 महीनों को, 12 महीनों की पेमेंट है। कौन से 12 महीने, फ्रॉम 1 अप्रैल 2008 टू 1 अप्रैल 2009। लेजर हमने बनाना है इंश्योरेंस का। ओपनिंग में कुछ निकला नहीं, ना प्रीपेड ना पेएबल। ट्रायल में पड़ी है पेड की फिगर कितना, 110 मिला हमें ट्रायल से, डन। अब 110 में 90 के बारे में कुछ कह रहा है, तो बाकी को छोड़ो फिर, ठीक है। वो क्या कह रहा है, 90 जो है ना, 90 ये उन 12 महीनों का है जो 1 अप्रैल, ये तो आसान बात है, उसको यूं लिखना चाहिए था, मैं होता तो मैं यूं लिखता कि ये है एनुअल पेमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, या एनुअल पेमेंट टू 31 मार्च 2009 या 1 अप्रैल 2009, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च नहीं लिखना, तो ना लिखो, 1 अप्रैल 2009 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। अब मसला क्या आना है, मसला ये आना है कि हमने उसूल बनाया था क्लोजिंग निकालते हुए अपने साल की पेमेंट की को, आखिरी पेमेंट उन्होंने बता दिया 90, इसमें पता नहीं किस दिन हुई है। 90 के बारे में अब बता रहा है तो पकड़ लेंगे इसको। 90 को चेक करेंगे, 90 की रेंज, 90 की रेंज हमारे साल को क्रॉस करती हुई आगे निकल गई है, ठीक है। 90 की पेमेंट के बारे में बताया कि वो 3 महीने आगे निकल गई है, वो 3 महीने आगे निकल गई है। तो क्लोजिंग डेट पर फिर क्या बन रहा है, प्रीपेड। अच्छा, अब ये प्रीपेड खुद निकालना पड़ेगा, कल सिखाया था। 90 कितने महीनों की पेमेंट है, 12 की। हमें 3 के साथ ये मसला है कि ये प्रीपेड है, कितना बनता है 33, तो फिर अच्छा जी 23, तो यहां पर क्या आ जाएगा जी, एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर 87। अब इसमें 2-3 चीजों के ऊपर थोड़ी सी बहस कर लेते हैं, आपने मसला करना ही है, ठीक है। वो क्या, आप कहेंगे अच्छा जी ये 90 के बारे में तो कह दिया, बाकी 20 के बारे में नहीं कहा, तो भाई फिर नॉर्मल यही अजम्पशन होगी ना कि हो सकता है वो इस अरसे का हो, ठीक है। इस अरसे का एक्सपेंस 20 हो और बाकी इस अरसे का एक्सपेंस जो है वो 90 में से 9 महीने है। वो 90 में से 90 के 9 महीने निकालो जरा, 90 इंटू 9/12 करो, 57.60। तो फिर क्लोजिंग में आपने बैलेंसिंग, मुझे वही लिखवाया ना, मैंने कुछ प्रूफ यहीं पे कर लें, यहीं पे कर लें, दोबारा यहीं पे कर लें। वो 23 नहीं 22.5 होगा फिर। अच्छा ये देखो सवाल क्या कहा गया जी, हमें कहा गया कि ये जो 110 है इसमें 90 पड़ा है। वो 90 जो है वो उसमें 3 महीने प्रीपेड हैं अगले साल के। तो हमने यहां पे कैलकुलेशन ऐसे की, 90/12, ये पर मंथ आ गया, इंटू 3, 22.5, ठीक है। तो फिर एक्सपेंस की फिगर राउंडिंग करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं वो क्योंकि करवा रहा था ना प्रूफ, इसलिए मैंने कहा। बैलेंसिंग फिगर आपने निकाली कितनी, ये कहां चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में 80। अच्छा मैं ये कह रहा था कि आपको ये हुआ कि जी ये एक्सपेंस 87 बन रहा है, मतलब सिर्फ 90 की बात की, बाकी 20 की नहीं की, ठीक है। तो मैंने कहा चलो जरा पहले तो 90 का 9/12 निकालो, तो 90 का 9/12 कितना निकला, 67.5। बाकी 20 पिछले 3 महीनों का एक्सपेंस अज्यूम कर लो, 87.5 आ गया। अब आप कहोगे जी ये ओपनिंग में कोई प्रीपेड वगैरह कोई नहीं था, तो भाई सवाल ने अगर नहीं बताया तो नहीं था, ठीक है। अच्छा अब नॉर्मली होता क्या है, सवाल में ये बात नहीं लिखी हुई, सिर्फ आपकी ना तसल्ली के लिए मैं छोटी सी लॉजिक देने लगा हूं। नॉर्मली होता पता है क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज का अपना ईयर एंड होता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से ही चलते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम गए, हमारे पास ईयर एंड हमारा चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक।
हम चले गए इंश्योरेंस वालों के पास यकम जनवरी पे और हमने उनको कहा कि जी हमें ना साल की इंश्योरेंस जो है ना उसका प्रीमियम हमसे ले लो और हमें साल पूरे की इंश्योरेंस दे दो, यकम जनवरी 8 से 31 दिसंबर 8 तक इस साल की हमें इंश्योरेंस कवर दे दो, ये पकड़ो पैसे, हम पैसे दे रहे। वो कह रहे नहीं, आप यकम जनवरी से 31 दिसंबर वाले आ गए, अभी को भाई आएगा वो यकम अप्रैल से 31 मार्च वाला होगा, फिर आएगा एक यकम जुलाई से 30 जून वाला होगा, फिर आएगा एक यकम अक्टूबर से 31 दिसंबर, यकम अक्टूबर से 30 सितंबर वाला होगा। तो मेरे तो काम मेरा यही है इंश्योरेंस देना, तो मेरे तो हर क्लाइंट का अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो अगर मैं हर एक को उसके हिसाब से सालाना इंश्योरेंस के लिए जो है वो प्रीमियम लेकर उसको उसके हिसाब से साल के पैसे लेने लग जाऊं, तो फिर मेरे लिए तो मैं फिर कारोबार तो ना करूं, यही अकाउंटिंग करता रहूं इसकी कि इसका साल इस दिन से शुरू हुआ। आप ऐसा करो, हमारा साल चलता है यकम अप्रैल से 31 मार्च, अब आप यकम जनवरी को आए हो तो 3 महीने रहते हैं, ये 3 महीने के 20 हमें पकड़ाओ और फिर यकम अप्रैल को आना और फिर उस दिन आके साल के देना, वो साल यकम अप्रैल 8 से 31 मार्च 9 तक होगा और फिर हर साल यकम अप्रैल को पैसे देते रहना हमें और पूरे साल का कवर लेते रहना हमसे। तो बेसिकली ना ये इसके बैक एंड पे ये चल सकती है, ये चीज चल रही होगी, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए बात की, वरना तो पर्चे में ओपनिंग नहीं है ना, तो नहीं है, सवाल नहीं लिखा ओपनिंग को प्रीपेड है या पेबल है, तो नहीं है। ठीक है, 90 के बारे में कहा कि इसमें से 22.5 प्रीपेड है, तो बस क्लोजिंग प्रीपेड निकालो, बाकी सब 110 में से क्या है, एक्सपेंस है इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों को तसल्ली के लिए मैंने थोड़ी सी एक लॉजिक दी कि नॉर्मली ऐसा हो जाता है, नॉर्मली होता भी ऐसा ही है। इंश्योरेंस वाले अगर आप जाएंगे तो आपको वो अपने साल के हिसाब से इंश्योरेंस का साल देते हैं ना, तो अगर आप पहले चले जाओ उनके ईयर एंड से तो कहते हैं ये 2-4 महीनों के पैसे दे दो, इसके इंश्योरेंस कवर दे देते हैं, उसके बाद हर यकम अप्रैल को आना, पूरे साल के पेमेंट आपसे लेंगे और पूरे साल का कवर आपको दिया करेंगे। तो फिर हमें हर साल क्लोजिंग डेट पर 3 महीने प्रीपेड मिला करेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन प्रोबेबली पहले साल के अंदर आ जाती है, अगर अगले ही साल में जाएंगे तो अगले साल में तो ये क्लोजिंग प्रीपेड ओपनिंग बनेगा, फिर अगले साल फिर यकम अप्रैल को पैसे देंगे, फिर इस साल वाला ये 22.5 एक्सपेंस बन जाएगा और अगले साल के प्रीमियम में से वो 90 जरूरी नहीं है, वो 100 भी हो सकता है, बढ़ भी जाता है, महंगाई हो रही होती है, वो अगले 12 महीने में से 9 महीने फिर एक्सपेंस में, 3 महीने फिर प्रीपेड एंड सो ऑन, कहानी चलती चली जाएगी। बात समझे हो? वो समझ आई है? चलो बहरहाल हमारा सवाल तो खत्म हो गया जी। ग्रीन 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 क्या कह रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस में 87.5 का एक्सपेंस जाएगा। ब्राउन 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 क्या कह रहा है? 22.5 का करंट एसेट्स में इंश्योरेंस प्रीपेड नजर आएगा। क्लियर? आगे चलें। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल। चलो, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल, इंश्योरेंस एक्सपेंस गिवन है, एक्सपेंस पेड छोड़ो, ट्रायल में देखो, ट्रायल वाली फिगर को कैश कह के लिख दो, कोई एक्रूवल प्रीपेमेंट निकला तो वही कैश वही एक्सपेंस, पहले ही बोल चुका हूं। ठीक है, इसलिए ट्रायल में जो नजर आया उसको लिख दो एज अ कैश पेमेंट। ठीक है, तो पहले ओपनिंग बाद में देखते हैं, हो सकता है अदर इंफॉर्मेशन बताया ओपनिंग प्रीपेड पेबल भी है, वैसे अभी आना नहीं है आज इंशाल्लाह। ये ओपनिंग प्रीपेड पेबल आने लगेंगे जब ये सवाल में जाके अप्लाई होने लगेगा, एनपीओ के सवालों में, कैश फ्लो के सवालों में, वहां पे लेजर बनाते हुए ओपनिंग प्रीपेड पेबल निकलने लग जाएंगे एक्सपेंसेस में। फिलहाल तो जरा सिखा रहा हूं ना बेसिक बेसिक, इसलिए कोई मसला नहीं है। ठीक है, इनको जब अप्लाई करेंगे टॉपिक्स में जाके इसका अलग से सवाल आए क्योंकि स्पेसिफिकली ये किताब के अंदर नहीं है, तो अलग से कोई एमसीक्यू या अलग से सेपरेट क्वेश्चन आए ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हर सवाल में इंशाल्लाह आपको मिलेगा जरूर। हर सवाल मतलब काफी सवालों के अंदर वो ये जो है ये आपके बोरिंग कॉस्ट के सवाल के अंदर इसके कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर इसके कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, कैश फ्लो के अंदर इसके कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, आपके एनपीओ के अंदर इसके कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। हर ये सवाल 3-4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं कि ये सवाल आएगा तो इसके बगैर नहीं आएगा, इस समय ही आता है। ठीक है, तो ये पक्की बात है। अलग से सवाल क्योंकि सिलेबस में नहीं है इसलिए वो नहीं दे सकता कि एमसीक्यू अलग से पूछ ले, लेकिन ये 4-5 सवाल पर्चे में आते भी हैं और इनमें एक्रूवल की एडजस्टमेंट भी आती ही आती है। ठीक है ना? अच्छा, तो स्टेप 1 बाद में देखेंगे, पहले ट्रायल वाली फिगर को लिख दें। कैश है, कैश है, एक्सपेंस में कैश डेबिट साइड पे, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितना 50। चलो, अब उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में गए तो उन्होंने कहा इंश्योरेंस एक्सपेंस में शामिल है 24 जो कि एनुअल पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस है फॉर 6 मंथ्स एंडेड। पहले एनुअल लिख दिया लेकिन फिर कह रहा है 6 महीनों की है, तो वो शायद वही मसला होगा कोई। बहरहाल हमें इससे क्या, ठीक है, हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम उसके हिसाब से अपना सवाल कर लेंगे। ठीक है,
बल्कि इस एनुअल को ना काट दें, मैं अगली बार इसको काट दूंगा, ये कंफ्यूज कर रहा है खाम खाम में, ठीक है ना, इसको काट दें। ये मैं इसलिए वाइट नहीं कर रहा ताकि मैं अगली बार इसको काट सकूं, अगर मैं वाइट कर दूं तो हो सकता है मैं ओवरलुक कर दूं इसको, ठीक है ना, तो इसको मैं रेड कर देता हूं, ठीक है। ये आपने नहीं लिखना, काट दें। चलें, वैसे जरूरत नहीं थी इसको पढ़ने की, वो 6 महीने कह रहा ना तो उसको ले लेते, लेकिन मैं कह रहा हूं चलो इसको होना ही नहीं चाहिए। अच्छा सुनो, अब अपने सवाल है ना लेक्चर नोट्स वाले, कोई मसला नहीं, चलता है ये। अब इंश्योरेंस में क्लोजिंग प्रीपेड वगैरह तो निकल रहा है, इधर इंफॉर्मेशन कोई ऐसी नहीं है जिसमें ओपनिंग प्रीपेड या पेबल बताया हो, ठीक है ना। हम अपने स्टेप से चलते हैं। स्टेप 1, ओपनिंग लिखेंगे। ओपनिंग में प्रीपेड है, ओपनिंग में प्रीपेड है जी, प्रीपेड तो कोई नहीं है। पेबल है फिर, पेबल भी कोई नहीं है। स्टेप 2, कैश लिखेंगे, लिख चुके हैं। स्टेप 3, क्लोजिंग निकालेंगे। उसने कहा अच्छा आ जाओ बताता हूं तुम्हें कि इंश्योरेंस एक्सपेंस में शामिल है, इस 50 में शामिल है 24 पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस फॉर 6 मंथ्स एंडेड 28 फरवरी 2009। इसका मतलब अगर हम अपने साल की बात करें, हमारा साल है 31 दिसंबर 8 पे खत्म हो रहा, ठीक है। तो ये ऐसे 6 महीने हैं, ये ऐसे 6 महीने हैं जो 28 फरवरी 2009 को जाकर खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये शुरू कब हुए होंगे? ये जाहिर सी बात है, फिर 6 महीने पूरे करने हैं ना, ठीक है। तो आप फिर ये कहोगे यहां कहीं पे, ठीक है। ये है 1 सितंबर, ठीक है। 1 सितंबर से शुरू होता है ये 6 महीने का अरसा जो खत्म हो रहा है जाकर 28 फरवरी को। तो हमारे साल से आगे निकल गई है पेमेंट, हमारे साल को इसने क्रॉस कर लिया, तो 2 महीने हमने प्री पे किए हुए हैं। अगर हमने 6 महीनों की पेमेंट की, इसका मतलब ये है 1 सितंबर को खड़े होकर हमने 6 महीनों की पेमेंट की और वो 6 महीने 28 फरवरी अगले साल के 28 फरवरी तक हैं, तो 31 दिसंबर 8 पे खड़े होकर हमारे 2 महीने क्या बनेंगे? प्रीपेड। अब पूरे 50 को नहीं पकड़ लेना, 24 कह रहा है, 24 के बारे में कह रहा है, ठीक है ना। तो क्लोजिंग में क्या है जी? प्रीपेड। क्लोजिंग में प्रीपेड है तो क्लोजिंग, हाँ लिख लेने दो मुझे, क्लोजिंग प्रीपेड एसिड बनता है, इस तरफ आएगा 24 डिवाइडेड बाय 12, 12 महीनों की नहीं है, 6 महीनों की पेमेंट है, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 महीने प्रीपेड है, 8 आ गया, ठीक है जी। और स्टेप 4 में हम एक्सपेंस की फिगर निकालेंगे, बैलेंसिंग कितनी जी, और ये जाएगी कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस में 42। ग्रीन 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 42 का इंश्योरेंस एक्सपेंस, ब्राउन 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 8 रुपए का इंश्योरेंस प्रीपेड करंट एसेट्स में नजर आने लग जाएगा। ठीक हो गया जी, कंफर्टेबल हो रहे हो? अच्छा, ये 11वां सवाल कर लेते हैं अब, उसके बाद फिर लोन की तरफ चलते हैं। ये 10 मिनट में हो जाना सवाल, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम ऊपर कि बस ये एक रिवीजन ही है, रेपिटेशन ही है। असल में ना आपने ना इसको इजी ले लेना था, अगर मैं एक एक सवाल करा के कहता ये कर लेना, और एक्रूअल के बारे में समझता कि वो रिवाइज हो गया, इसलिए मैंने आज पूरा लेक्चर लगा के हर सवाल एक बार कल मौका दिया था कर लो, अब आज मैंने खुद ही करवा दी, क्योंकि मुझे पता है इसकी सिग्निफिकेंस का। आपको बुक के सिलेबस के अंदर इसका नाम नजर नहीं आता, आप इसको इजी लेते हो, इसलिए मैंने कहा पता नहीं करें ना करें खुद करा लो, क्योंकि ये मुझे ही आगे जाके इसकी मुसीबत पड़नी थी अगर आज आप ये सही ना करते तो, ठीक है ना। तो इसलिए ये सवाल में 5 दफा फिर एक्रूअल करेंगे, फिर इंटरेस्ट में भी जाके एक्रूअल ही कर रहे होंगे एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर आखिरी 5 मिनट में मैं आपको इनकम समझा के घर भेज दूंगा, उसके सवाल होमवर्क में देके, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 आई थिंक। अच्छा जी, होमवर्क लिखवाता हूं, शुरू करते हैं। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ यूहुरा एट 31 दिसंबर 2013। इस सवाल की रिक्वायरमेंट को सही कर लें जरा, ये गलती रह गई है, ये 31 दिसंबर 12 नहीं है, ये 31 दिसंबर 13 है, ये प्रिंटिंग एरर हो गया, मुझसे रह गया, ठीक है जी। ये असल में पुराना सवाल बेसिकली आई के क्वेश्चन बैंक का था, इंट्रो की किताब में हुआ करता था, ठीक है। तो ये वहां से मुझे बड़ा पसंद था ये सवाल, क्योंकि एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बच्चे की अच्छी बुनियाद ये सवाल बना देता है एक्रूअल्स प्री पेमेंट्स में, ठीक है। अच्छा जी, ट्रायल का एक्सट्रैक्ट है तो मतलब ट्रायल के अंदर पेड की फिगर ही होती है। सबसे पहले नजर आ रहा है स्टेशनरी,
मैंने नंबरिंग कर दी कि स्टेशनरी के साथ एडजस्टमेंट 1 पढ़नी है, रेंट के साथ 2, इस तरह से सारी नंबरिंग हुई पड़ी है, ठीक है। नीचे एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन पहले स्टेशनरी की बात कर लें। देखें जी, स्टेशनरी खरीदेंगे तो परचेजेस कहेंगे, जो बच जाएंगी तो वो क्लोजिंग स्टॉक होगा जो हमने फिर बेचना है। ये सिर्फ स्टेशनरी की दुकान के लिए होगी बात। पूरी बात यह है कि स्टेशनरी की दुकान इसको परचेजेस कहेगी और इसको सेल भी करेगी, और क्लोजिंग डेट पे क्लोजिंग स्टॉक होगा। यूज नहीं कर रही स्टेशनरी की दुकान के लिए, स्टेशनरी स्टॉक होती है, ठीक है ना। तो बोलो, लेकिन क्या स्टेशनरी की दुकान ही है जिसमें स्टेशनरी पड़ी होती है, या ये स्टेशनरी कुछ लोग और भी होते हैं जो खरीदते हैं बेचने के लिए नहीं, इस्तेमाल के लिए? कुछ लोग नहीं, सब लोग। जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको नजर आएगी वो स्टेशनरी को खरीदते हैं, बेचने के लिए तो नहीं खरीदते। स्टेशनरी शॉप से खरीद ली, लेकिन उन्होंने उसको इस्तेमाल करना था। क्रिसेंट वालों ने स्टॉक ऑफ स्टेशनरी खरीदा, मार्कर खरीदे, रजिस्टर खरीदे, पेजेस खरीदे, इस पर आप टेस्ट देते हो। ये स्टेशनरी का स्टॉक इन्होंने खरीद लिया, बेचने के लिए नहीं खरीदा, इस्तेमाल के लिए खरीदा। 100 रुपए की स्टेशनरी खरीदी इन्होंने, पीरियड एंड पे जाकर इन्होंने देखा 20 की तो अभी भी इस्तेमाल होने से रह गई, तो ये 20 इनका स्टॉक ही है, करंट एसेट्स में नजर आएगा, क्योंकि ये अगले पीरियड में जाकर यूज कर सकते हैं। लेकिन जो 80 है ये कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बन जाएगी, क्योंकि ये स्टेशनरी बेचने वाली दुकान तो नहीं है, ये इन्होंने कंज्यूम कर ली 80 की स्टेशनरी। दिस इज एन एक्सपेंस, ठीक है। आपके ऑडिट फॉर्म में जिसमें आप जाएंगे कैफ के बाद, ऑडिट फॉर्म के अंदर स्टेशनरी का स्टॉक उन्होंने 200 का मंगवाया। ये स्टेशनरी का स्टॉक इन्होंने मंगवाया है बेचने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल किसी भी तरह के और तरह के एक्सपेंस की तरह से ये भी एक एक्सपेंस होता है ऑर्गेनाइजेशंस का। पीरियड एंड पे जाकर उन्होंने देखा 50 की स्टेशनरी अभी भी इस्तेमाल नहीं हुई है, तो वो क्लोजिंग डेट पे उनका एसेट है, स्टॉक है, लेकिन जो 150 है वो कंज्यूम्ड स्टेशनरी है, स्टेशनरी एक्सपेंस उसको कहेंगे। बेसिक्स में कहा था जरा रुक जाओ, एक्रूअल का टॉपिक आने दो, अभी स्टेशनरी एक्सपेंस ही है, कहा था ना, क्योंकि जब खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। आज वही लेजर बनाने लगे, ठीक है। स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे, लेकिन पीरियड एंड पे देखेंगे कुछ बच गई इस्तेमाल होने से, क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस की जो आएगी वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो आज बात जाकर पूरी हुई वो बेसिक्स वाली स्टेशनरी की जो उधार की थी। तो उधार इंशाल्लाह उतरते जाएंगे जो कहे थे वक्त के साथ साथ, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने हेड ऑफिस के अंदर स्टेशनरी यूज करनी है, तो उन्होंने स्टेशनरी मंगवाई, तो वो उनके लिए क्या है, किसी भी और एक्सपेंस की तरह से ये भी एक एक्सपेंस है, ठीक है। वो खरीदेंगे तो एंट्री करेंगे स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। पीरियड एंड पे देखेंगे कुछ स्टॉक पड़ा है तो उसको, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस आता था, ये प्रीपेड की तरह से ही है, ठीक है। क्लोजिंग एसेट बना लोगे और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी, और जो क्लोजिंग पे स्टेशनरी स्टॉक में पड़ी है वो करंट एसेट में नजर आएगी, अगले पीरियड में वो इस्तेमाल हो सकती है। बात समझ गए? चलो, ये स्टेशनरी की बात इसलिए की कि इसने भी आगे 2-3 टॉपिक्स में जाकर इस एडजस्टमेंट ने इत्तेफाक से आना है। कैश फ्लो के सवाल में एक दो सवालों में नजर आएगी आपको, एनपीओ के 1-2 सवालों में ये एडजस्टमेंट स्टेशनरी की बाकायदा नजर आएगी, और इससे मिलती जुलती एक और एडजस्टमेंट भी। तो इसलिए आज यहां पे बात कर दी, वहां पे फिर दोबारा होगी तो सही, लेकिन कंफर्टेबल होंगे जब आप वहां पे बात होगी दोबारा, क्योंकि आज हमने इसको थोड़ा सा देख लिया। तो स्टेशनरी 560 का स्टेशनरी नजर आ रहा है ट्रायल में, और आपको पता है ट्रायल में तो पेड की फिगर होती है। तो फटाफट हमने पहले ये लिख लिया कि स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस है ना, कैश क्रेडिट कितना जी, 560। तो ट्रायल से हमें पेड की फिगर मिल गई। अब अदर इंफॉर्मेशन में जाकर देखा, द स्टेशनरी वॉज स्टिल इन हाथ ऑन 31 दिसंबर 2003, हमारे पीरियड का एंड है, विच हैड कॉस्ट ऑफ 15। तो ये क्लोजिंग में इस्तेमाल अभी नहीं हुई। अच्छा वे देखो ना, कितनी इस्तेमाल नहीं हुई, 15। 560 में से 15 की इस्तेमाल नहीं हुई, तो फिर इस्तेमाल कितनी हो गई, 545। अब हमारी अप्रोच खुद ब खुद हमें सही कर देती है कि हम इस क्लोजिंग को एसेट में ले जाते हैं, और जब बैलेंसिंग निकालते हैं एक्सपेंस तो खुद ब खुद कम हो जाता है, तो परेशानी से बच जाते हैं। एक अप्रोच बना ली, 4 स्टेप अप्रोच एक अकाउंट से, हमारे सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग डेट पर ये स्टेशनरी जो स्टिल इन हाथ है, ये हमारा एसेट है, कितना, 15 रुपए, ठीक है। क्या कोई ओपनिंग में पड़ी थी स्टेशनरी, तो फिर यही एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस बैलेंसिंग निकालेंगे हम, ठीक है, और वो निकलेगा 545, वो ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में 545। अच्छा एक और बात बताऊं, इसी सवाल के अंदर एक एडजस्टमेंट आ जाए कि
स्टेशनरी का ना एक बिल भी हमने अभी पे करना है, वो स्टिल पेएबल है, वो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो इसी लेजर में क्लोजिंग पेएबल इस तरफ लिख देना, तो ये एक्सपेंस और बढ़ जाएगा और जान छूट जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, फिलहाल तो सादा सादा काम चल रहा है। तो ग्रीन 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 ने आके कहा ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस जाएगा, ब्राउन 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 ने आकर कहा ये स्टेशनरी का स्टॉक। ठीक है, अब इसको ना यहां पहुंचाते भी जाएंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपका स्टेशनरी एक्सपेंस नजर आएगा, जाने दे यार गुस्सा, उसको फिर गुस्सा आ गया लेकिन उतर गया जी। स्टेशनरी एक्सपेंस कितना जी? 545। नेगेटिव करना है तो कर दो, वैसे एक्सपेंस का लिखा होना काफ़ी होता है। और करंट एसिड्स के अंदर आपका स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो स्टॉक स्टेशनरी का बेचने के लिए नहीं रखा हुआ, इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, पर स्टॉक तो है कितना? 15। पूरी कहानी सामने आ गई। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट रेंट नजर आ रहा है जी, ट्रायल में रेंट नजर आ रहा है 900 रुपए का, तो इसको तो लिख लो ना पहले, रेंट एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि ट्रायल में तो कौन सी नजर आ रही होती है फिगर? पेड की। अगर कुछ एक्रूवल प्री पेमेंट ना हुई तो यही एक्सपेंस बैलेंसिंग निकल आएगा, मसला क्या है? ठीक है, अच्छा अब एडजस्टमेंट नंबर 2 में गए। रेंट ऑफ 300 फॉर द लास्ट 3 मंथ ऑफ 13 हैड नॉट बीन पेड एंड नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स एट ऑल। अच्छा, क्लोजिंग में क्या है? पेएबल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आप इस क्लोजिंग पेएबल को सिर्फ इधर रख देना, कितना? 300 का, तो जो एक्सपेंस की फिगर निकलेगी वो खुद ब खुद 1200 हो जाएगी। यही बताया था ना अभी। ठीक है, बहरहाल ओपनिंग में कोई प्रीपेड है, कोई पेएबल, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 कैश रिकॉर्ड किया। स्टेप 3 क्लोजिंग लिखा, क्लोजिंग में सिर्फ प्रीपेड पेएबल था, प्रीपेड कोई नहीं था, तो रेंट एक्सपेंस की फिगर आपने बैलेंसिंग इतनी दफा करेंगे ये इंशाल्लाह याद हो जाएगा जी। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चला गया? 12। कॉन्सेप्चुअली बात क्लियर हो गई है? चलो, तो रेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा जी बेटा। हाँ, तो यही तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब मिसाल के तौर पे आप छोड़ो, कुछ भी पे नहीं हुआ, रेंट का लेजर बना रहे हो, आप कहते हो सिर्फ 3 महीने पहले हमने बिल्डिंग ली थी और इस बिल्डिंग के 3 महीने का किराया हमने पे नहीं किया, तो मैंने कहा क्लोजिंग पेएबल है 300। जब यहां पे लिखा तो बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस की क्या आ गई? तो बेसिकली ना ये 300 की एंट्री हमने कर ली। जब क्लोजिंग हम यहां पर लिखते हैं ना, तो दरअसल यहां पर लिखने से ये एंट्री हो जाती है। जरा गौर से देखना, एक्सपेंस डेबिट हुआ और बैलेंस शीट में पेएबल। अब इतनी लंबी बात मैं समझाता नहीं हूं यहां पे परेशान करने के लिए, एक अप्रोच बना दिए जिससे आपने क्लोजिंग नहीं रिकॉर्ड किया था ना, जब यहां पे लिखा तो वो खुद ब खुद रिकॉर्ड हो गया ना। ठीक है, यही बात मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज की थी, फिर दोबारा कर दी अर्ज। अर्ज का क्या है, वो तो करने के लिए ही होती है। हाँ, मिला लो कॉल जी। रेंट एक्सपेंस कितना जी? 1200। और प्रीपेड रेंट है या पेएबल है? पेएबल है, तो करंट लायबिलिटीज में रेंट पेएबल नजर आ गया। रेंट पेएबल डन जी। ठीक है, आगे बढ़ें जी। रेट्स, बचपन में आपको बताया था कि रेट्स टैक्स ही को कहते हैं। ठीक है, और ये एक एक्सपेंस है। ट्रायल में 380 के रेट्स नजर आ रहे हैं। रेट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 380.3 ऑफ द रेट्स, यानी इस 380 में से कह रहा है, इस 380 में से 280 वॉज बोलो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14। तो फॉर द ईयर जो एंड हुआ 31 मार्च 14 को, तो फिर शुरू कब हुआ? यानी ये 280 जो है ये 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 14 तक का है। बाकी के बारे में क्या फरमा रहे हैं भाई साहब? द रिमेनिंग 100 वॉज फॉर द 3 months एंडेड
वो जो मैं कहानी समझा रहा था इसने वैसे ही बता दिया। ठीक है, कि पहले 3 महीनों का एक्सपेंस जो है वो गवर्नमेंट ने पहले 3 महीनों का टैक्स लिया कितना, 100 रुपया। ठीक है, तो ये तो इसी साल का ही था, 1 जनवरी 13 से 31 मार्च 13 तक, ये तो सारा ही एक्सपेंस में जाना था। लेकिन 280 में मुसीबत पड़ गई थोड़ी सी। ये 280 में से 3 महीने का प्रीपेड और 9 महीने का पेएबल, ये पूरी कहानी है जी। 280 का 9/12 कितना बनता है, 210 और 3/12 70। अब इधर देखो, ये सारा काम है असल में एक्सपेंस में जाना है 310 और क्लोजिंग पेएबल में जाना है, क्लोजिंग प्रीपेड में जाना है। अगले 3 महीनों का भी एक्सपेंस प्रीपे कर दिया ना। अच्छा, अब ये तो सारी कहानी है हमारी अप्रोच। ये सारी फिगर्स हमें अभी निकाल कर देगी। 310 का एक्सपेंस निकाल कर देगी और 70 का प्रीपेड भी हम लिख रहे होंगे। चेक करते हैं जी। क्लोजिंग डेट पर सिर्फ 280 को पकड़ो, 100 को छोड़ दो। 200 जो क्लोजिंग में निकलनी है फिगर सिर्फ वो निकालो। तो क्लोजिंग पेएबल, ओपनिंग तो कुछ नहीं है ना, ओपनिंग प्रीपेड पेएबल तो कोई नहीं है ना, ये तो लिख लें। अच्छा, क्लोजिंग में पेएबल है नहीं प्रीपेड है, तो कैरी डाउन इधर लिखा। और सिर्फ किसको पकड़ना है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी हमने सिर्फ क्लोजिंग फिगर निकालनी है, प्रीपेड है या पेएबल है सिर्फ वो निकालना है। तो कैरी डाउन सिर्फ 280 को पकड़ा। ये 280 कितने महीनों की पेमेंट है, 12 की, पूरे साल की। हमें कितनों पर एतराज है, 3 पर, के वो एक्सपेंस में नहीं जाना चाहिए। कितना, 70 आ गया। और स्टेप 4 में हमने एक्सपेंस की फिगर निकाली, बैलेंसिंग 310 होगी, चेक कर लो 310 आ गई। 210 हो ही नहीं सकती थी। ठीक है, ये अप्रोच हमें सही फिगर पे पहुंचाती। 210 जमा 100, पहले 3 महीनों का तो उसने कहा वैसे ही 100 एक्सपेंस है, अगले 9 महीनों का एक्सपेंस निकालना था हमने किस में से, 280 में से। तो वो मुश्किल काम है उस तरह सोचना। हम देखो यहां पे अपने तरीके से चले, सारा कुछ वैसे ही निकला। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस, ब्राउन ब्राउन ब्राउन, क्लोजिंग में रेट्स प्रीपेड। ठीक है, तो रेट एक्सपेंस, रेट्स ही काफी होता है लिखना, लेकिन चलो आपकी तसल्ली के लिए रेट एक्सपेंस 310 रुपए। ठीक है, आमिर आ जाओ, आमिर चले गए, आमिर को फिर बुलाएं। और प्रीपेड रेट्स कितने आ गए जी, 70। ये आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। ठीक है, बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फ्यूल, लाइटिंग है, नहीं हेड कौन सा आ रहा है, रोशनी और गर्मी। वेरी सिंपल, जी बच्चों। ओपनिंग में कोई प्रीपेड नजर आ रहा हो तो बता दें, कोई पेएबल है तो नहीं है। ट्रायल में कौन सी फिगर पड़ी होती है, आमिर बुलाया आपने आमिर को जी। ट्रायल में कौन सी फिगर होती है, पेड की। ट्रायल में क्या गिवन है, 590। एंट्री, कैश की एंट्री किस तरफ आनी है, कैश किस तरफ आना है, एक्सपेंस के लेजर में डेबिट साइड पे आता है, तो 590। अब 590 का एक्सपेंस, भाई आपने नहीं जाना, ठीक है ना, आपने इधर ही बैठना है, मेरा दिल नहीं लगता आपके बगैर, ठीक है ना। तुम क्यों हंस रहे हो, तुम्हारे बगैर भी नहीं लगता दिल, छुट्टी ना किया करो। अच्छा, करते भी नहीं हो तुम वैसे। अच्छा जी, तो 300, ये 590, अगर कोई एडजस्टमेंट ना हो तो यही 590 का जो पे किया यही एक्सपेंस बन जाए। लेकिन अदर इंफॉर्मेशन में वो कहता है 31 दिसंबर से पहले हमने कुछ फ्यूल रिसीव किया और उसको कंज्यूम भी कर लिया, लेकिन इनवॉइस रिसीव नहीं हुई, इसलिए रिकॉर्ड भी नहीं। एक बात याद रखना, कैश की पेमेंट का चक्कर ही कोई नहीं होता अगर इनवॉइस नहीं आई तो। सवाल खामोश हो तो इनवॉइस का मतलब, कोई कहे ना सवाल के जी इनवॉइस आई है, ये भी कहता था कि इनवॉइस आई है, तो हम कहते पेमेंट अभी नहीं हुई। इनवॉइस का मतलब ही क्या होता है, अभी बिल आया, पेमेंट करनी है, लेकिन वो कह रहा है इनवॉइस सिरे से आई ही नहीं, तो हम तो एक स्टेप और पीछे चले गए। ठीक है, तो कितना कह रहा है, हमने फ्यूल यूज कर लिया था, लेकिन आगे क्या अंग्रेजी बोल रहा है,
एंड नो एंट्री हैड बीन मेड। ये वही वाला काम अब करना है हमने, ठीक है। क्लोजिंग में कितना कितना 12 कितना 15 रुपए का फ्यूल आया, कंज्यूम हो गया, एंट्री नहीं की, यानी हमने एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया। पेएबल है ना, पेएबल, सिर्फ यहां पर लिखो 15, वो खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाएगा। ये 605 हो जाना अभी, ठीक है। तो क्लोजिंग में प्रीपेड कोई नहीं है, एक्सपेंस की फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में जो जानी है वो 605 आ गई। डन जी। जी बेटा वो कह रहा है इनवॉइस नहीं आई और हमने एंट्री रिकॉर्ड भी नहीं की। तो मैंने कहा कि जब इनवॉइस ना आए तो सवाल की खामोशी केस में हम नॉर्मल असम्पशन ये लेते हैं कि फिर पेमेंट भी नहीं हुई है, ये पेएबल है, तो मैंने क्लोजिंग पेएबल बना ली, ठीक है ना। अच्छा जी, तो फिर 590 कहां चला जाएगा, सॉरी हाँ 590 कहां चला जाएगा, चलो बताओ बताओ 590 कहां जाएगा, 590 लेजर में जाएगा। 590 लेजर में जाएगा ना, 590 लेजर में चला गया। क्लोजिंग पेएबल 15 आ गया, ओपनिंग में ना कोई प्रीपेड था ना कोई पेएबल था, तो एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग आपने निकाली 605, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर है और क्लोजिंग बैलेंसेस आपको पता है बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है। पर्चे में नहीं लिखने सारे क्लोजिंग्स और सारे ओपनिंग। एक मिनट भाई, एक्सपेंस की फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में और क्लोजिंग पेएबल तो ब्राउन है जी स्टूडेंट। ऐसा ही होता है, हाँ हो सकता है, लेकिन सवाल बताएगा, सवाल बताएगा। वैसे ना ये भी नॉर्मल असम्पशन ही है कि सवाल में कभी लिखा हो ना कि इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड और चुप कर जाए तो मतलब पेएबल ही है, हाँ मतलब पेएबल ही है, ठीक है। बहरहाल बी राउंड पेएबल जी। तो रोशनी एंड रेंट एंड रेट एक्सपेंस ही नहीं लिखा, अस्तगफिरुल्लाह। कितना है 310 का और 310 और प्री पेमेंट है, प्रीपेड रेट्स 7T। अच्छा अब आगे जी लाइटिंग एंड हीटिंग, रोशनी एंड गर्मी एक्सपेंस। कितना जी 605 का एक्सपेंस आ गया और पेएबल आ रहा है, तो लाइटिंग एंड हीटिंग पेएबल आ गया, ठीक है। एक रह गया अब या दो, अभी भी दो रहते हैं। इंश्योरेंस आ गया, फिर आ गए इंश्योरेंस तो फिर आ गए, इंश्योरेंस तो फिर आ गए। इंश्योरेंस 260 पे हुई। पॉइंट नंबर 5, 70 ऑफ द 260 वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस कवर फॉर द ईयर 14। उसने कहा टेंशन ना लो, मैं खुद प्रीपेड निकाल के देता हूं। कहता है जो 260 का पूरा गिवन है ना, इसमें से 70 14 का है, तो हम तो 13 में खड़े हैं, तो 14 का प्रीपेड उसने खुद ही निकाल कर दे दिया था। इतनी आसान एडजस्टमेंट थी। ओपनिंग में कोई ये अपने कल परसों बड़े होकर भी नहीं लिखा करेंगे ब्रॉड डाउन। चले बहरहाल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 260। क्लोजिंग में पेएबल है नहीं, प्रीपेड है खुद निकालेंगे नहीं, निकाल के दिया हुआ है 260 में से ना निकालने बैठ जाना। उसने क्या दिया 260 में से 70 क्या है प्रीपेड, अब वो कैसे निकला है वो आपका मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग 190 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। अब नहीं एक रूल में इंशाल्लाह आपने मार खानी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस जाएगा और क्लोजिंग में प्रीपेड। क्या बेटा आज के टेस्ट में भी दे लोगे ना आप टेस्ट, तो अब अक्रूवल क्या मजाल आपको तंग करे, लेकिन टेस्ट तो टेस्ट होता है ना जी। इंश्योरेंस एक्सपेंस यही सवाल आया होना है, कौन सा यही सवाल क्यों आया होना है, नहीं मैं एडा सादा तानू रखा है, ऐसे नहीं ये सवाल, लड़ाई होगी सवाल में, तो फाइटर्स आएंगे, निंजाज आएंगे जी। 260 का एक्सपेंस है इंश्योरेंस का और अच्छा जी सही कर लेता हूँ 190 था प्रीपेड। हद हो गई भाई, एक्सपेंस निकाल के लाया हूं मैं जी। प्रीपेड 70 जी करता हूं जी 190 एक्सपेंस। हल्ले भी समझ नहीं आया मैंने लगता है कुछ बच्चों को। लास्ट इज वेजेस एंड सैलरीज, इसको मैंने यहां कहीं बनाया था शायद, नहीं नीचे कहीं बनाया था।
जी वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट कितना, ट्रायल में आ गया ये, ओपनिंग में कुछ नहीं है, सवाल पढ़ लेना बेशक। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। नथिंग वॉज ओइंग टू एम्प्लॉइज फॉर, क्लोजिंग में भी कुछ नहीं है, ना पेबल ना एडवांस एडवांस। एम्प्लॉइज को एडवांस सैलरी कभी देते हैं ना तो इसी लेजर में एसेट लिख देंगे आप। ये आगे की तैयारियां हैं, ठीक है ना, सारी बातें जो होती हैं सुन लिया करो ध्यान से। तो एक्सपेंस जितना एक्सपेंस उतना पेड, तभी तो कुछ पेएबल नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेंस बैलेंसिंग कितना आ गया 2970, ग्रीन ग्रीन और ब्राउन ब्राउन, कुछ नहीं है। तो वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस कितना जी, कितना जी, डन। अच्छा जी, अब बात शुरू करते हैं जी लोन की और इंटरेस्ट की। लोन जब बैंक से लिया जाता है तो दो तरह के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। एक ये कि आप आज 100 रुपए का लोन लो और 4 साल बाद ये 100 का लोन वापस कर दो, और दरमियान में जल्दी कर लो यार, जी चलें आगे। अच्छा जी, एक सिचुएशन ये होती है कि आप 100 रुपए का लोन आज लें और 4 साल के लिए लें और 4 साल बाद वो लोन वापस कर दें, लेकिन हर साल के एंड पे कुछ इंटरेस्ट पे करते रहें, लेट से 15 रुपए, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आप आज 100 रुपए का लोन दें और आप लोन एक ही बार ना वापस करें, बल्कि हर साल आप मिसाल के तौर पे 40-40 रुपए की किस्तें पे करते रहें। अब लोन 100 का लेके 160 वापस क्यों कर रहे हैं, 60 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। फिलहाल तो बोरिंग कॉस्ट के टॉपिक में ये सिचुएशन चलेगी। इस लोन के 40 की किस्त के अंदर आपका इंटरेस्ट भी हुआ करेगा और प्रिंसिपल भी, ठीक है ना। तो ये दोनों तरह की अरेंजमेंट्स आपके सवालों में आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इस पहली सिचुएशन की बात करेंगे कि लोन आया और फिर उस पर इंटरेस्ट दिया गया, ठीक है। एक बात हो गई, लेकिन ये करेंगे इंशाल्लाह, कल से ये वाला आ जाएगा, ठीक है। कल बोरिंग कॉस्ट के टॉपिक में ये वाला आएगा। दूसरी बात आप लिखें, 2-3 बातें लिख लें, 2-3 बातें लिखें। पहली बात लिखें जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस इज कैलकुलेटेड interest expense is calculated on principal loan outstanding, मैं यहां लिख रहा हूं on principal loan outstanding during the year। क्या मतलब, इधर देखें, मिसाल के तौर पे आपने ये 100 रुपए का लोन पहले दिन लिया, साल के एंड पर जाकर आप जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो इस पूरे साल के अंदर ये 100 आउटस्टैंडिंग रहा, इंटरेस्ट रेट 100 पे लग जाएगा और पूरे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। और अगर यही लोन आप लेते हैं मिसाल के तौर पे 1 मार्च पे खड़े होकर, तो ये 100 रुपए का लोन पूरा साल आउटस्टैंडिंग नहीं रहा। कितने महीने का इंटरेस्ट, 10/12, 1 मार्च से आ गया ना तो 10 महीने का इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है ऑन प्रिंसिपल लोन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। एक और बात भी, इंटरेस्ट इज नेवर पेड इन एडवांस, ये भी याद रखना। ये नहीं होता कि 100 रुपए का लोन लेने गए तो उसने कहा यार फटाफट ऐसा करो ना, 10 रुपए का इंटरेस्ट तो अभी 15 रुपए का इंटरेस्ट अभी निकाल दो, तो आप कहोगे यार फिर 85 दे दे भाई, आज ही तुम लोन लेके 100 दे के 100 का 15 वापस दे, 85 दे दो ना, फिर 85 दे दो फिर।
हद हो गई। तो इंटरेस्ट इज, दुनिया के अंदर इंटरेस्ट हमेशा एरियर में पे होता है, कभी एडवांस में पे, तो प्री पेड नहीं आया करेगा। ठीक है। तीसरी बात, वैसे तो हमारे स्टेप्स जो हैं वो यही है कि हम ओपनिंग, कैश और क्लोजिंग निकालते हैं और एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग निकलती है। लेकिन अगर कभी क्लोजिंग ना निकल पा रहा हो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंस की फिगर आप इंटरेस्ट की पहले निकालना चाह रहे हो, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अवेलेबल हो तो हम एक्सपेंस की फिगर पहले निकाल सकते हैं, वो लिखवा रहा हूं। अगर लोन प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डेट यानी लोन के आने का दिन, डेट सवाल में गिवन हो तो हम पहले उर्दू वर्जन वाले उर्दू लिख लें। ठीक है। तो हम पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस भी निकाल सकते हैं। ओके, ये 3 बातें लिख लें। भाई अदनान साहब से को 5-7 मिनट तो मांग दो, और सिर्फ आज के लिए, कल से नहीं होगा इंशाल्लाह। जी, ये समझ आ गई बात। अगर ये 3 अच्छा, डेट अगर सवाल में गिवन नहीं होगी तो ज्यूम करना है सारे साल आउटस्टैंडिंग रहा, ये याद रखना। ठीक है ना। डेट दे दे तो अच्छी बात है, ना दे तो सारा साल अज्यूम करना है कि ये किसकी, इसकी एग्जाम्पल नहीं, सवाल करते हैं। नहीं, ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, लोन 6 लाख का है, प्रिंसिपल अमाउंट नजर आ रही है लोन की, फिर इंटरेस्ट रेट है, नजर आ रहा है कितना, 14%, और लिया किस दिन है, 1 मार्च 2008 पे। तो ये एग्जांपल है, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डेट गिवन है, तो एक्सपेंस पहले निकल सकता है। अब इस सवाल के अंदर मामला भी कुछ ऐसा ही था। वैसे तो ओपनिंग प्रीपेड तो हो ही ना सकता, मैंने इधर लिख कर ना ऐसे क्रॉस लगा दिया और फिर मैंने इसको लाल भी कर दिया ताकि आपको याद रहे ये प्रीपेड तो कभी नहीं हो सकता। अच्छा, पेएबल भी नहीं है क्योंकि लोन पहले था ही नहीं। स्टेप 2 में हम कहते हैं जी ट्रायल में कैश की फिगर पड़ी है तो हमने कैश भी ले लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हुआ था 20। भाई लोन ना लायबिलिटी के लेजर में जाएगा, बैलेंस शीट में नजर आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज में, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं इस वक्त। उसने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनाओ, तो लोन की तरफ मैं नहीं जा रहा। ठीक है ना, लोन है, क्लोजिंग है, बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी आएगी बस। ठीक है। अच्छा तो इंटरेस्ट ऑन लोन 20 नजर आ रहा है। अगली बात, हम निकाला करते थे क्लोजिंग, कैलकुलेट करते थे और एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग निकाला करते थे। ठीक है। लेकिन आज देखो रिक्वायरमेंट से पहले कुछ भी लिखा ही नहीं हुआ। अब 20 जो पे हुआ है ये कितने अरसे का है पता ही कोई नहीं है, समझे। अब हम रीअरेंज करेंगे। हमने गौर से देखा तो एक्सपेंस की फिगर आज पहले निकल सकती थी, तो हमने कहा कोई मसला ही नहीं है, एक्सपेंस की फिगर पहले निकाल लेंगे और आज क्लोजिंग को बैलेंसिंग निकाल लेंगे। ठीक है। क्यों निकाल सकते हैं हम एक्सपेंस, क्योंकि मैंने आपको एक लाइन लिखवाई, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हो 600, इंटरेस्ट रेट गिवन हो कितना है 14% पर एनम है। ठीक है। और डेट गिवन हो 1 मार्च, तो 10/12 एक्सपेंस बनता है आपका। 10 महीने आपने बैंक का ये पैसा इस्तेमाल किया है, तो अगर इस साल के एंड पे आप जाके 31/8 पे कहो ना बैंक को ये पकड़ो अपने पैसे वापस, मैंने नहीं देना, लेन देन करना सूद का, तो कहेगा चाचू पहले ये 10 महीने का एक्सपेंस निकालो, फिर आप चले जाओ, बेशक हाजी साहब बनो फिर। ठीक है ना, क्योंकि मेरा पैसा 10 महीने तुमने इस्तेमाल किया है, तो ये 10 महीने का एक्सपेंस तो दो। बात समझे। ठीक है। तो कितना आया, तो 70 का एक्सपेंस बनता था, 20 पे किया हुआ था, तो 50 फिर क्या है पेएबल। सिंपल। ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा रीअरेंज कर गए चीजों को, तो एक्सपेंस और ये क्लोजिंग में पेएबल। ठीक है। अब ये 5 और 6 आपने ट्राई करने हैं, बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 6 की बात भी बता चुका हूं, अगर डेट गिवन ना हो तो अज्यूम करो साल सारा ही आउटस्टैंडिंग रहा। तस्वीर बनानी है।
बेटा 2009 आने तो दो, ये ओपनिंग बनेगा पेएबल और फिर अगली कहानी चलेगी, वो बात की बात है। फिलहाल तो ये क्लोजिंग पेएबल ओपनिंग बनेगा, अगला साल देगा। भाई मैंने किताबें बंद करने का बोला यार, अजीब लोग हो, पता नहीं कहां से वाकई आ जाते हैं। मैं इनकम कराने लगा हूं, 5 मिनट मैंने इसके लिए मांगे हैं। अच्छा जी, 5 और 6 ट्राई करना है, बहुत आसान है। कल मैं पहले ये करवा दूंगा, 2 मिनट का काम है, लेकिन अभी जरा ध्यान से। भाई आपका होमवर्क आज बनेगा क्वेश्चन 12, 13, 14, 15, 16, 17 लिख लें। हर सवाल में एक एक लेजर बनाना है, बस ऐसे ही छोटे छोटे सवाल हैं। अच्छा सुने, अब भाई बातें ना करें यार, मैंने आज नाम लिख लेना और कल मैंने क्लास से निकाल देना बोरिंग कॉस्ट स्टार्ट करते हुए। कोई मुझे बोलता हुआ नजर आया तो मैं साफ सुथरी बात कर रहा हूं। 5 मिनट मांगे, 5 मिनट आप लोग बोलते हुए गुजार दोगे। अच्छा जी, अच्छा जी, अब सर्विसेज जब रिसीव करते हैं, यूज अप करते हैं, तो एक्सपेंस बनता है, कैश पे कर रहे होते हैं। लेकिन हम कभी कभी सर्विसेज रेंडर भी तो कर रहे होते हैं। हमने अपनी बिल्डिंग किराए पर दे दी, तो हमने अपनी बिल्डिंग अवेलेबल की है, ये सर्विस दी है। भाई 5 मिनट मांगा हो, लो हेलो भाई साहब टाइम मांगा हो, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, तो वकास साहब भी तशरीफ लाए हैं, इनको भी हैट्स ऑफ कर दें, इंशाल्लाह इनके साथ बात करते हैं। हमने सर्विसेज रेंडर की हैं, उसके अगेंस्ट कैश रिसीव करेंगे, तो ये हमारी इनकम बननी है। इनकम मुश्किल नहीं है, इसीलिए 2 मिनट 3 मिनट में एक बात करके आपको होमवर्क दिया है। कल तो सवाल कराने ही है, कहा है ना 20 मिनट आधा घंटा इस पे लगा के आगे चलेंगे। और इसकी बहुत प्रैक्टिस भी एनपीओ के अंदर है, कैश फ्लो में थोड़ी बहुत है, लेकिन आसान बहुत है। आसान क्यों है? आपकी जो शक्ल है, ये शीशे में ये वाला कान इधर हो जाता है, ये वाला कान इधर हो जाता है, बस यही है और कुछ नहीं है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। देखो मैंने वही वाली चीज कॉपी पेस्ट की हुई है। अब सर्विसेज आपने रेंडर कर दी 22 में, पर कैश आपको रिसीव होना है 23 में। तो ये तो वही है, गुड्स डिलीवर कर दी 22 में, कैश 23 में आना, तो क्लोजिंग में डेटर बनता था, ये रिसीवेबल है। ठीक है, तो क्लोजिंग रिसीवेबल क्या है? सर्विसेज आर रेंडर्ड इन 22 बट कैश विल बी रिसीव्ड इन 23। ये एसेट है लायबिलिटी है? एसेट है। ये देखो क्लोजिंग रिसीवेबल, मैंने एसेट भी करंट एसेट लिखने दिया, सिर्फ नीचे ये अंग्रेजी बदली है। क्या? राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। ओपनिंग बन जाए तो फिर यही ओपनिंग, इसकी कहानी क्या होगी कि जी सर्विसेज रेंडर हुई थी, बोलो बोलो बोलो, सर्विसेज रेंडर हुई थी 21 में, लेकिन कैश रिसीव हो रहा है। आज हम इनकम का लेजर बनाने लग गए 2022 के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये ओपनिंग तो हो जाएगा, ये लिख के लाना है, मैंने कल ये लिख के लाना है, आपको दिखा देना है, लेकिन आपने ये सारी बात देखनी है ना खुद से, क्योंकि ये सिर्फ ऑपोजिट ही तो है। ठीक है, अच्छा अब क्रिसेंट वालों ने आपसे आते ही आपकी सारी फीस एडवांस में ले ली। क्या इनकी इनकम बन गई? ना जी ना, इन पे लायबिलिटी पड़ गई। अगले 6 महीने 4 महीने के सेशन में ये आपको सर्विसेज देंगे, फिर ये रेवेन्यू बुक कर सकते हैं, फिर ये इनकम बुक कर सकते हैं। तो अगर आप आज पैसे ले लें और सर्विसेज आज ना दें, तो ये आप पर खुशी नहीं होती, बोझ होता है। ठीक है, ये क्या है? बोझ है। अगर आपने कैश आज रिसीव कर लिया है, लेकिन अभी सर्विसेज आपने अगले साल रेंडर करनी है, तो ये कैश को देख देख के आपको बोझ महसूस होगा कि इस कैश को तो आज रिसीव कर बैठा हूं, इसके अगेंस्ट मुझे सर्विसेज देनी है कल को। ठीक है, तो 2022 में कैश अगर रिसीव हो जाए, कैश is received in 2022 but services will be rendered in 2023। तो 2022 के एंड पे तो फिर ये आपके ऊपर एक बोझ पड़ गया ना। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्लोजिंग एडवांस, एडवांस इनकम, अनअर्न्ड भी कहते हैं, वो नाम कल लिखवाऊंगा। तो क्लोजिंग डेट पर अगर आपका एडवांस है, तो ये आपके ऊपर क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी किस चीज की है? लायबिलिटी टू पे कैश है, ऑब्लिगेशन टू पे कैश है। कल भी ऑब्लिगेशन ही लिखा था ना, ये है ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड या रेंडर सर्विसेज इन फ्यूचर। बात समझ गए? और यही क्या हो जाएगा ओपनिंग के लिए कि आपने 2021 में कैश रिसीव किया था,
लेकिन सर्विसेज 2022 में देनी तो 21 की शाम को ये एडवांस था, जो पहले दिन 22 की सुबह ये एडवांस बना होगा। ठीक है, आगे कैश की बात कर लें और इनकम की बात कर लें। इनकम के लेजर में कैश किस तरफ आना है और इनकम किस तरफ, तो उसके लिए भाई बचपन वाली बात, इनकम के केस में कैश रिसीव हो तो क्या एंट्री बनती है, कैश डेबिट, कैश का अकाउंट डेबिट तो इनकम का अकाउंट, यानी कैश अभी तक इस तरफ आ रहा था एक्सपेंसेस में, इनकम आई तो उलट हो गया। ठीक है, यही बस ये आपका कान है, एक जो इधर वाला इधर हो रहा है, इधर वाला इधर, बस बाकी सब सेम है। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर एंड पे निकालोगे इनकम, एक्सपेंस नहीं इनकम, जो बैलेंसिंग निकलेगी और जो कहां लेकर जाओगे आप, कुछ मुश्किल नहीं है। सवाल मैंने सारे करवाने हैं आपको, ठीक है, लेकिन आपने थोड़ी ट्राई करके आनी है। ग्रीन 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 आज इधर आ जाएगा और क्लोजिंग में एडवांस होगा तो करंट लायबिलिटी, और अगर रिसीवेबल होगा तो करंट एसेट। ठीक है जी, जूम इन करना चाहिए था। ऊपर क्या रह गया, कुछ भी नहीं है, आप लोग ही हैं यहां पे जो शक्ल आपकी नजर नहीं आ रही है। लें, इनकम्स आर रिकॉर्डेड, ये वो बेसिक वाली बात मैंने लिखी है जो बेसिक्स में पढ़ाई थी, वो इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड, नो मैटर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। गुड्स को हमने वहीं देख लिया था, डेटर सेल ऑफ गुड्स, और सर्विसेज यहां पे आ गए। ठीक है, कौन कौन सवाल है जी, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अल्लाह हाफिज।